हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में फैमिली लॉ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो CCSU के सिलेबस के अनुसार मैं ये क्वेश्चन आपके समक्ष जो है करवा रहा हूँ। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है तो आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी मैं कोई अपलोड करता हूँ वीडियो लॉ से रिलेटेड तो उनकी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी हम क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कोई भी पर्सन स्वयं उसे अर्न करता है, कमाता है बिना किसी और की मदद से, यानी कि फैमिली की वो मदद नहीं लेता है, खुद उसने कमाया है अपने ही रिसोर्सेज के द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। किसको और हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कह सकते हैं, तो इन सभी कंडीशंस के अनुसार भी हम यह कह सकते हैं कि वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी। यानी कि अपने फैमिली मेम्बर की मदद के बिना कोई भी प्रॉपर्टी उसने एफर्ट लगाकर जो है एक्वायर्ड करी है तो उसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहेंगे। या फिर उसने अपने फादर से, ग्रैंडफादर से, ग्रेट ग्रैंडफादर से, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसने ली है तो उसे हम कहेंगे कि उसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाएगा। या फिर कोई भी फादर है जिसने अपनी डॉटर को गिफ्ट किया है मैरिज में कोई प्रॉपर्टी, उसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में शामिल किया जाएगा। प्रॉपर्टी जो कि जॉइंट प्रॉपर्टी है किसी फैमिली की, उसका पार्टीशन करने के बाद एक्वायर की जाने वाली प्रॉपर्टी को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। या फिर लीगल हेयर्स को कोई प्रॉपर्टी एक्वायर होती है विल के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा, डायरेक्ट गवर्नमेंट से कोई प्रॉपर्टी मिलती है, या उसने सब अपने रिसोर्सेज और इनकम की मदद से कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है तो उसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहेंगे। अब हम समझते हैं जिसके पास भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके खुद के क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या कर सकता है वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के साथ। वो चाहे तो उसे सेल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है गिफ्ट के द्वारा, विल के द्वारा, बिना किसी भी दूसरे व्यक्ति के उस चीज़ में आनाकानी करे बिना, यानी कि इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होगा। और इसके अलावा उसके पास क्या राइट होता है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी स्ट्रेंजर को, चाहे तो वो अपने किसी जानकार को, चाहे तो वो स्ट्रेंजर को भी ऐसा कर सकता है। अब बात करते हैं जो भी लीगल हेयर्स होते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के द्वारा उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की है, तो ऐसे में जो लीगल हेयर्स होंगे जब तक कि वो पर्सन जीवित है तब तक वो किसी भी तरीके से उसके टाइटल को नहीं ले सकते हैं, ना ही एक्वायर करेंगे, लेकिन उसकी डेथ के बाद वो इस चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसमें इतने इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिए, काफ़ी इनफ है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जॉइंट फैमिली स्टेट या जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सपोज दैट हम बात करें हमारे एंशियंट टाइम के बारे में, तो एंशियंट टाइम में क्या था, एंशियंट टाइम में जो हमारी सोसाइटी बनी थी वो किसके द्वारा बनी थी, यूनिट्स के द्वारा। और यूनिट्स किसके द्वारा बनी थी, यूनिट्स बनी थी किसके द्वारा, फैमिलीज के द्वारा। यानी कि फैमिली को एक यूनिट माना जाता था, ना कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक यूनिट माना जाता है।
तो यही चीज़ मैंने समझानी थी कि जो फैमिली को पहले के समय में बात करें हिंदू फैमिली की, तो एक यूनिट को एक फैमिली माना जाता था, और एक यूनिट, ये सारी यूनिट बनाकर सपोज दैट 1 2 3 4 इस तरीके से ये सारी यूनिट क्या करती थी, सोसाइटी को गठित करती थी। बात करें JHF यानी कि हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली किसे कहेंगे, तो कोई भी मेल पर्सन, यहाँ पर बात की जा रही है मेल पर्सन, जिसके आगे के वंशज जो कि आगे उसके परिवार को बढ़ा रहे हैं, ये सभी उसकी जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा होंगे। सपोज दैट ये एक मेल पर्सन है, इसने शादी की, उसके बाद इसके बच्चे हो गए, यहाँ पर एक सन हो गया, एक डॉटर हो गई, एक दूसरा सन हो गया। अब इन्होंने भी शादी कर ली, इनका एक सन हो गया, इनका एक और सन हो गया। इसी तरीके से इन्होंने भी शादी कर ली, सन एक हो गया, सन 2 हो गया। तो इसी तरीके से जिस तरीके से ये अपने वंशज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सभी जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। और इस डॉटर को भी अभी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर ये डॉटर जो है किसी से शादी कर लेती है, यानी कि इनकी क्या हो गई, मैरिज हो गई है, तो अब ये इस जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि ये खुद अपने यहाँ पर अपनी फैमिली को, अपनी जॉइंट फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसको भी, यानी कि इस मेल की डॉटर को भी जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा कंसीडर किया जा सकता है। वो कब कंसीडर किया जा सकता है, या तो इसकी मैरिज ना हो, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ है इसकी मैरिज हो गई, लेकिन इसने अपने हस्बैंड को चाहे डिवोर्स दे दिया हो, कोई भी ग्राउंड हो, उसको छोड़कर वापस यहीं पर अपने परिवार में आकर शामिल हो गई है, तो ऐसे में उसको जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर माना जाएगा। तो इसे आप अपनी लैंग्वेज में एक चार्ट के माध्यम से बनाकर लिख दीजिएगा, काफ़ी आपको नंबर इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको और क्या क्या लिखना है, इन जॉइंट हिंदू फैमिली daughter is the part of the joint Hindu family only if she is not married and after marriage she left her husband and not married again and joined the father family, then she is considered to be the part of the JHF joint Hindu family। इसके अलावा और किस किस को जो है joint Hindu family में कंसिडर किया जाता है, इलिजिटिमेट सन को, अनबोर्न चाइल्ड को केवल टैक्सेशन पर्पस के लिए। अब बात करते हैं JHF जॉइंट हिंदू फैमिली में किस तरीके से एडिशन होता है और किस तरीके से रिमूवल होता है। एडिशन हो सकता है मैरिज के पर्पस से, बर्थ के पर्पस से, एडॉप्शन के पर्पस से। रिमूवल किस तरीके से हो सकता है, या तो उस पर्सन की डेथ हो जाए, या वो कन्वर्जन कर ले, अपने धर्म को परिवर्तित कर ले, किसी दूसरे धर्म में शादी कर ले, या फिर कोई मेंबर जो है जॉइंट हिंदू फैमिली का, उसे किसी दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, या डॉटर की मैरिज हो जाती है। इस तरीके से जो है जॉइंट हिंदू फैमिली से मेंबर को हटाया जा सकता है। बात करें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, इस तरीके के मेंबर को जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। पर्टिकुलरली एक सिंगल पर्सन भी, एक सिंगल मेंबर भी JHF नहीं होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं होगा। इसके लिए उसे और मेंबर्स की ज़रूरत होगी, तभी वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली कंसीडर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक केस भी था, इस केस को भी आप मेंशन कर सकते हैं। VM पटेल वर्सेस KM पटेल 2000 का केस है। इस केस में यही कहा गया था कि अगर कोई भी मेंबर जॉइंट हिंदू फैमिली का उस फैमिली से भले ही अलग रह रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं है,
वो अभी भी जॉइंट हिंदू फैमिली का ही हिस्सा माना जाता है। और जॉइंट हिंदू फैमिली एक ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं होती लाइक कंपनी, जिसके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन हम JHF जॉइंट हिंदू फैमिली के अगेंस्ट ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। काफ़ी स्पीड में हम चल रहे हैं रिवीजन पर्पस के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं, आ ही गए हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम की डेट तो आ ही चुकी है। अब हम बात करते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि हिंदू माइनर के नेचुरल गार्जियन कौन होंगे और उनको क्या क्या पावर मिली हुई है। इसके लिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझेंगे और उसी में हम इस क्वेश्चन का जवाब भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 एक्ट्स को पढ़ना होगा। पहला एक्ट है हिंदू मैरिज एंड गार्जियनशिप एक्ट 1954 एंड गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1819, जो कि मेन एक्ट हमारा पुराना ओल्ड एक्ट ये है। उसके बाद इसको लेके आया गया, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि जो भी इंग्रेडिएंट इस एक्ट के अंदर हैं, इसके अलावा इस एक्ट के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन वो इस एक्ट में है, तो इस एक्ट के अनुसार इसको अप्लाई किया जाएगा। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट है। किसका एक्ट है? इस एक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट है। बात करें इनके दोनों के बीच में डिफरेंस की, तो यहाँ पर जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, ये केवल हिंदूज पर अप्लाई होता है, लेकिन ये दोनों पर अप्लाई होता है। अब इसे स्टार्ट करने से पहले हम 2 टर्म समझ लेते हैं, कस्टडी और गार्जियनशिप। क्या इसमें कोई डिफरेंस है? ज़्यादातर तो यही कहते हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है कि जब भी कोई मैट्रिमोनियल रिलीफ लेना होता है, जब हम अगर आप किसी भी फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको समझना चाहिए। फैमिली कोर्ट में जब हम चाइल्ड की कस्टडी लेते हैं, तो कस्टडी जिस भी, चाहे वो हस्बैंड को दी जा रही हो, चाहे वो वाइफ को दी जा रही हो, तो वो कस्टडी कितने समय तक दी जा सकती है? पर्टिकुलर एक समय सीमा तक ही दी जा सकती है। ये नहीं है कि आप या फिर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी जा सकती है। लेकिन जो गार्जियनशिप है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। इसी तरीके से इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट गार्जियंस एंड कस्टोडियन बोथ आर द सेम पीपल। ज़रूरी नहीं है कि गार्जियन और कस्टोडियन दोनों सेम ही पीपल हो, या तो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, या फिर दोनों ही वाइफ हो। तो ऐसा नहीं है, दोनों भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यही डिफरेंस मैंने आपको समझाना था कि ये स्पेसिफिक कुछ समय के लिए, कुछ पर्पस के लिए कस्टडी दी जाती है, लेकिन गार्जियनशिप में कंपैरिजन करें तो गार्जियनशिप जो है परमानेंट होता है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में गार्जियन किसे कहेंगे। तो इसको डिफाइन किया है हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1957 के सेक्शन 4B के अंदर, यानी कि जो भी व्यक्ति माइनर को और उसकी प्रॉपर्टी को टेक केयर करता है, उसको हम क्या कहेंगे? गार्जियन कहेंगे। गार्जियन को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंटेंट्री गार्जियन और बाय कोर्ट ऑथोराइज जो करती है उसे हम कहते हैं कोर्ट ऑथोराइज गार्जियन। बात करते हैं पहले वाले गार्जियन को। सबसे पहले हम यहाँ ये भी समझ लेते हैं, टेस्टामेंटेंट्री गार्जियन में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यह वह गार्जियन होते हैं जो कि, यानी कि फादर ने अपनी विल कर दी कि अब से जैसे ही मैं मरूंगा मेरे बच्चों का गार्जियन ये होगा। तो इस तरीके से नेचुरल गार्जियन के बारे में भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 6 के अंदर, जिसमें कि 3 टर्म्स को शामिल किया गया है, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट और एडॉप्टेड चाइल्ड। लेजिटिमेट चाइल्ड है और इलेजिटिमेट चाइल्ड है, इन दोनों केसेस में फादर को ही नेचुरल गार्जियन माना जाता है। बात करें और इसमें जो है यहाँ पर नेचुरल गार्जियन माना जाता है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाती है? प्रायोरिटी क्या फादर को दी जाती है या फिर मदर को दी जाती है? यानी कि सबसे पहले अगर लेजिटिमेट चाइल्ड है और एडॉप्टेड चाइल्ड है, तो ऐसे में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फादर को दी जाएगी सबसे पहले, कि वही नेचुरल गार्जियन होगा। उसके बाद अगर फादर नहीं है तो तब मदर को जो है
क्या दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एज एन नेचुरल गार्जियन बनने की उस चाइल्ड को, उस माइनर चाइल्ड को। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी बच्चा 5 साल की एज के अंडर है तो ऐसे में क्या होगा। तो ऐसे में गार्जियनशिप तो फादर को ही मिलेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी गार्जियनशिप की, सेकंड प्रायोरिटी गार्जियनशिप की किसको दी जाएगी, मदर को। लेकिन कस्टडी यहाँ पर मदर को दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी मदर की होगी और सेकंड प्रायोरिटी फादर की होगी। इसी तरीके से एडॉप्टेड चाइल्ड के केस में भी सेम इसी तरीके से होगा। अगर अवैध कोई बच्चा है तो ऐसे में मदर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और फादर को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। अब बात करें अगर माइनर मैरिड चाइल्ड है, जो हमारा क्वेश्चन भी है कि अगर माइनर मैरिड चाइल्ड है तो ऐसे में क्या कौन होगा उसका नेचुरल गार्जियन। तो माइनर मैरिड चाइल्ड है, ऐसे में उसका गार्जियन हस्बैंड होगा। अगर वो दोनों ही माइनर है, यानी कि ये माइनर वाइफ है, यानी कि इसने शादी कर ली, अब जो इसका हस्बैंड है वो भी माइनर है, तो ऐसे में कौन सा लॉ अप्लाई होगा, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है लेजिटिमेट चाइल्ड के केस में, एडॉप्शन के केस में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी किसको, फादर को एज एन गार्जियन बनने के लिए। अब हम बात करते हैं गार्जियनशिप को किस तरीके से हटाया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि माइनर अगर कोई चाइल्ड है, मैरिड माइनर चाइल्ड है, तो उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ये आप मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा और जो पॉइंट मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड इसमें था इसकी क्या क्या पावर हैं, तो ये आपको ज़रूर लिखना होगा। अब समझते हैं नेचुरल गार्जियन का रिमूवल 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो अपने धर्म को त्याग दे या वो सन्यासी बन के छोड़ दे अपने धर्म को, अपने संसार को छोड़ के कहीं पहाड़ों पे चला जाए। बात क्या है कि पावर क्या क्या दी गई है कि अगर जो भी नेचुरल गार्जियन है वो सभी डिसीजन ले सकता है किसके संबंध में, माइनर के संबंध में, जो भी उसके लिए सही होंगे और रीजनेबल होंगे उसके लिए और उसकी प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए। दूसरा क्या पावर दी गई है कि नेचुरल गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी को केवल 5 साल तक लीज पर दे सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर यहाँ पर माइनर जो है उसने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की है, लेकिन आप यहाँ पर कब दे रहे हो लीज पे, सपोज दैट आप 17 में दे रहे हो लीज पे, तो आप यहाँ पर प्लस एक साल और ऐड कर सकते हो, यानी कि 19 साल की एज तक ही आप किसी को लीज पर दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ना ही आप माइनर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेंगे, मॉर्गेज करेंगे, चार्ज करेंगे, सेल करेंगे, गिफ्ट करेंगे और एक्सचेंज करेंगे बिना कोर्ट की परमिशन के। कोर्ट भी आपको परमिशन तभी देगी अगर उन्हें कोई बेनिफिट लगेगा कि हाँ भाई माइनर के लिए ये सही है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि गार्जियन जो है कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे माइनर के संबंध में और माइनर के साथ। दूसरी चीज़ है ये सभी कंडीशन जो ऊपर लिखी गई है इन सभी का पालन करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि टाइप ऑफ गार्जियनशिप की बात करता है। टेस्टामेंटेंट्री गार्जियन किसे कहेंगे, तो कोई भी मदर या कोई फादर उस चाइल्ड का जो कि मर जाता है उससे पहले वो क्या करता है, एक विल करके अपने बच्चे के लिए गार्जियन चुन लेता है, उसे हम कहते हैं टेस्टामेंटेंट्री गार्जियन, जो आपको सेक्शन 9 में भी देखने को मिलेगा। इसे हम इन 3 एग्जाम्पल के द्वारा आपके साथ डिस्कस करेंगे। सपोज दैट ये फादर है, इसकी डेथ हो गई, अब इन्होंने क्या किया, एक्स व्यक्ति है, इसको क्या चुन लिया, टेस्टामेंटेंट्री गार्जियन अपने बच्चे के लिए, और मदर भी यहाँ पर जीवित नहीं है, तो ऐसे में एक्स को ही टेस्टामेंटेंट्री गार्जियन माना जाएगा। दूसरा क्या है, फादर ने टेस्टामेंटेंट्री गार्जियन चुना एक्स को, लेकिन यहाँ पर मदर उसकी जीवित है, वो ऑलरेडी नेचुरल गार्जियन है, तो उसको किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो मदर को ही यहाँ पर नेचुरल गार्जियन यहाँ पर बनाया जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है कि फादर ने
एक्स पर्सन को चाइल्ड का नेचुरल गार्जियन समझा और मदर भी जीवित है, लेकिन मदर ने कोई भी विल नहीं की कि अब आगे मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का गार्जियन कौन होगा। तो ऐसे में जो फादर ने विल की थी उसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा और इस व्यक्ति को टेस्टामेंटेंट्री गार्जियन जो है कंसीडर किया जाएगा। और कोर्ट के द्वारा जो भी कोर्ट अपॉइंट करती है गार्जियन जो उसके बेनिफिट के लिए होता है उसे गार्जियन अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा हम समझ लेते हैं कुछ और अदर प्रोविज़न जो आप मेंशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से और लिखने के लिए। तो सबसे पहले सेक्शन 10 यह कहता है कि माइनर का गार्जियन हो सकता है। सपोज दैट किसी ने 15 साल की एज में शादी कर ली, किससे? 16 साल की लड़की से। अब दोनों क्या है? दोनों माइनर है, ये प्रेग्नेंट भी हो गई, यहाँ पर बच्चा हो गया। अब 18 साल की एज तो इन्होंने कंप्लीट करी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो अपने ही बच्चे का गार्जियन बन सकती हैं क्योंकि दोनों माइनर है। सेक्शन 11 क्या कहता है? डी फैक्टो गार्जियन के बारे में। डी फैक्टो गार्जियन का मतलब होता है जब माइनर की केवल कोई केयर करने के लिए पर्सन होता है, ना तो वो नेचुरल गार्जियन है, ना टेस्टामेंटरी, ना कोर्ट ने अपॉइंट किया है। सेक्शन 12 क्या कहती है कि अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली है जिसमें माइनर का देख रेख करनी है, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो भी हेड होगा वही उसकी टेक केयर करेगा, कोई अलग से गार्जियन अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 13 कहता है कि माइनर की वेलफेयर का प्रॉपरली ध्यान रखा जाएगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चे की लाइफ कब और किसके साथ सही होती है? वो हस्बैंड के साथ सही रहती है या फिर वाइफ के साथ सही रहती है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या समझा? 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर और भी सब्जेक्ट पर अपनी लॉ की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।